सोनिया गांधी खुद ही तेजस्वी यादव को मान चुकी हैं सीएम कैंडिडेट, बस घोषणा बाकी है। ऐसी परिस्थिति में कोई विवाद नहीं है और जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी मान रही है तो बाकी दलों को मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने गठबंधन के बदले कहीं ना कहीं एनडीए में स्थान भी अपना खोजना शुरू कर दिया है। उनको लेकर एनडीए में विवाद भी शुरू हो गया है। चिराग पासवान चाहते ही नहीं है कि मांझी जी की उधर एंट्री। तो महागठबंधन का अंतिम स्वरूप यही है कि अब तेजस्वी यादव या जगदानंद सिंह के हाथ में बात नहीं रही, अब बात पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में आ गई है। कांग्रेस अगर अपनी सीटें काट सकती है तो वो महागठबंधन के बाकी दलों को एकोमोडेट कर सकती है। तो तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि वो मुकेश सहनी और कांग्रेस के साथ आगे बढ़ के चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा वो जिसमें खबरों की चीरफाड़ होती है और वहां पहुंचाते हैं आपको जहां सच्चाई होती है। अब ये काम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करती है तो हम करते हैं, और हम करते हैं इसलिए आप देखते हैं। आज के पंचनामा के लिए मैंने आपको बहुत देर से बोला था कि बहुत उत्सुक भी होंगे आप लोग, क्योंकि पंचनामा रोज़ कुछ ना कुछ नए रिवॉल्यूशनरी कांड कर रहा है, ऐसे उद्घाटन और उद्भेदन कर रहा है जिससे बिहार की राजनीति बदल जा रही है। और बाकी जो हमारे मेन स्ट्रीम के साथी हैं वो लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं उस खबर के पीछे। चलिए आज फिर कुछ नई बात बताते हैं आप लोगों को जो कि बिहार की राजनीति में हुई है और होने वाली है, और जिससे बड़ा इक्वेशन बिहार की राजनीति का बदलेगा। अब देखिए, कल तक मैं आपको पंचनामा में मैंने बताया था कि कैसे एनडीए और महागठबंधन दोनों अब अपने अंतिम प्रारूप की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो अंतिम प्रारूप है ना, आपको पता होगा, अगर आप मकान अपने जीवन में कभी बनाए होंगे तो अंतिम जो होता है रूप मकान को देने में ना, वो सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। क्या रंग लगाएं, कैसे कौन खिड़की होगा, किस तरफ दरवाज़ा होगा, किस रंग का पेंट किया जाए, क्या किया जाए, ये सब थोड़ा ज़्यादा चिंतित करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि सारा मेहनत तो आपने अंदर कर दिया है। अब बाहर से उसको खूबसूरत दिखाना है और कोई कमी नहीं दिखे ये दिखाना है, रिप्रेजेंटेबल बनाना है, तो वो थोड़ा कठिन होता है। अक्सर पंचनामा में आपने देखा होगा कि मैं किस्से से शुरुआत करता हूँ, तो आज भी किस्सा है, बहुत छोटा सा किस्सा है, राजनीति को लेकर है, आपको अच्छा लगेगा। एक नेताजी थे, नेताजी बहुत लंबे राजनीतिज्ञ थे, पार्टी में एमएलए थे, बहुत कुछ हासिल किया था अपने जीवन में और अच्छी खासी कमाई भी हो गई थी राजनीति में आने के बाद। उनके साले साहब थे, उन्होंने कहा कि जिया जी, आप जब सब कुछ करते हैं, इतनी अच्छी राजनीति करते हैं, इससे आपका जीवन का उपार्जन भी चल लेता है, तो आप मुझे और जगहों पर क्यों लगाए रखते हैं, मुझे अपने साथ राजनीति में रख लीजिए, मुझे भी नेता बना दीजिए। उन्होंने कहा कि जाओ 1-2 साल बाद आना, जब सीख जाओगे तो राजनीतिक सिखाएंगे तुमको, जब कुछ जीवन का पहले अनुभव ले लो। फिर अगले साल वो आ गए और बोले कि अब बना दीजिए, अब 1 साल हो गया, आपने कहा था कि बनाइएगा आप नेता। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ दिन और समय आपको लगेगा, अभी आप पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं एक नेता बनने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत परिपक्व हो गए हैं, आप एक बार मौका तो दे के देखिए। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए आपको मौका देते हैं। लेके गए छत पर ले जाने के बाद अपने साले साहब को उन्होंने कहा कि देखिए, आपको नेता बनना है ना, एक काम कीजिए, यहाँ से नीचे जाइए, यहाँ से नीचे चले जाइए सीधा। अब ये जो नीचे जाने का रास्ता उन्होंने दिखाया छत की बिल्डिंग से, ये साले साहब को अटक गया। उन्होंने कहा कि इतनी छत से ऊंचाई से कैसे आखिर कूद जाए, लेकिन जीजा जी कह भी रहे हैं और राजनीति की बात है। अब उन्होंने कहा कि जीजा जी इस यहाँ से कूदने की तो कूद जाए, लेकिन हाथ पैर टूटेगा तो। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा और तुम जैसे ही कूदोगे मैं तुम्हें कैच कर लूँगा। साले साहब के पास कोई ऑप्शन था नहीं, नेता बनना था, और जीजा जी नीचे चले गए थे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, नेता बनने के लिए बहुत कुर्बानी जीजा जी ने दी है, हम भी देते हैं। कूद गए छत पर से। जैसे ही वो छत पर से कूदे हैं, उनके जीजा जी धीरे से खसक लिए वहाँ से, और ज़मीन पर गिरने के बाद उनके हाथ पैर टूट गए। जब वापस हॉस्पिटल में भेंट हुआ जीजा जी से अपने, तो उन्होंने कहा कि जीजा जी, आपने तो बहुत बड़ा धोखा दे दिया, आपने कहा कि छत से कूद जाओ नेता बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि नेता तो बना ही दिया आपको सबसे बड़ा जो सीख था जीवन में कि किसी पर भरोसा नहीं कीजिए, खासतौर पर राजनीतिज्ञों पर, ये मैंने सिखा दिया है। और ये सीख आपको अगर मिल गया है तो जीवन में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये था किस्सा। अब हम आते हैं खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में भी बहुत सारे वादे और नेतागिरी चल रहा है, बहुत सारे नए नेता भी राजनीति में बिहार के उत्पन्न हो गए हैं, बहुत सारी नई पार्टियां आई हैं, बहुत सारे छुट भैया नेता लोग भी आ गए हैं। अब इनको लगता है कि बिहार की राजनीति को ये अपने हिसाब से चला सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति के इन छोटे पार्टियों में, कई पार्टियां हो सकती है, कई पार्टियां ऐसी हैं
जो कि अपने आदर्श के लिए लड़ रही हैं, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं, जो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, छोटी पार्टियाँ ऐसी हैं या ऐसी पार्टियाँ आ रही हैं जो इन गठबंधनों में किसी तरीके से सट कर जो सत्ता का या आप कहिए सत्ता की ताकत का उसका जो रस होता है उसका स्वाद चखना चाहती हैं। अब इसके लिए अलग अलग तरीके का कई तैयारियां अलग अलग पार्टियों ने कर रखी हैं, लेकिन मुख्य जो घटक दल हैं वो कौन से हैं, मुख्य जो गठबंधन है वो कौन से हैं? एक तरफ एनडीए है और एक तरफ महागठबंधन है। आपको पता है कि एनडीए के समीकरण को हमने कल तक बिल्कुल खोल कर आपको बता दिया था कि अब सब कुछ चिराग पासवान पर निर्भर करता है। अगर चिराग पासवान 32 सीटों के समीकरण को भूपेंद्र यादव के एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एनडीए बिल्कुल सटीक दिखेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब तैयार नहीं है इससे ज़्यादा सीट देने के लिए। ये भी जो 32 सीटें हैं ना, ये नीतीश कुमार के कोटे से नहीं, ये भाजपा के कोटे से मिल रही हैं लोजपा को। तो खैर हम एनडीए के लफड़े में अभी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि महागठबंधन में एक और अल्टीमेटम आ गया है। आप सही सुन रहे हैं, कांग्रेस को कल तक हम लगातार आपको बता रहे थे कि ये छोटी पार्टियां, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हो, ये प्रयास कर रहे थे कि मना के अपने पाले में करें और इस तरह से दबाव डालने का प्रयास कर रहे राजद की तरफ कि राजद भैया मान जाए किसी तरीके से और कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो बातचीत सुनी जाएगी तो हो सकता है कि जिन सीटों का जिन समीकरण अपने अपने दिमाग में अलग अलग पार्टियों को चल रही है उन समीकरणों पर काम करने का मौका मिल जाए उन पार्टियों को, लेकिन कोऑर्डिनेशन बन नहीं रहा है और इसी की वजह से सारी समस्याएं मूल रूप से शुरू हो रही हैं। आपको पता है कि जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। आपको ये भी पता है कि अहमद पटेल के माध्यम से एक मीटिंग हुई थी जिसमें सोनिया गांधी ने निर्देश दिया था कि इस मीटिंग के माध्यम से कोऑर्डिनेशन की एक तिथि तय की जाए। मांझी जी जब पटना आए तो उन्होंने ये बात भी बताई कि कहीं ना कहीं एक पहल कांग्रेस की तरफ से हुई है जिसका हम सम्मान करते हुए अल्टीमेटम को अपने आगे घसकाते हैं और कांग्रेस कह रही है कि एक हफ्ते के अंदर में वो सब कुछ तय कर लेगी। लेकिन तुरंत पता चलता है कि मुकेश सहनी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हुआ है। राजद के लोगों ने भी इस बात से इनकार किया कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने जा रही। जगदानंद सिंह फाइनल अथॉरिटी हो चुके हैं, तेजस्वी यादव ने निकाल दे दिया है, अब उन्हीं के माध्यम से सब काम होगा। लेकिन जगदानंद सिंह से बात करना चाहते नहीं है तेजस्वी, माफ कीजिएगा, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी तरफ से नियुक्त कर दिया है प्रतिनिधि को, जहां रालोसपा की तरफ से 3 लोगों का प्रतिनिधि एक मंडल नियुक्त किया गया है, वहीं मांझी जी ने इस पूरी जो क्रियाकलाप है इसका मजाक उड़ाते हुए अपने प्रखंड अध्यक्ष को दे दिया जिम्मेवारी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का, यानी महागठबंधन नहीं बनेगा। लेकिन इस बीच खबर यह आई है कि आज राहुल गांधी ने एक बड़ी मीटिंग की है। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसको किसको न्योता भेजा है, देखिएगा। शक्ति सिंह गोहिल बिहार के प्रभारी हैं, वीरेंद्र राठौर ये भी प्रभारी हैं, अजय कपूर ये भी प्रभारी हैं, और इनके अलावा आप देखेंगे मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, निखिल कुमार और कई कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, एमएलसी भी हैं, उसके अलावा कौकब कादरी हैं। इन लोगों को बिठाकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग की गई है और मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, चुनाव की तैयारियां डिस्कस हुई हैं, कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति पर डिस्कस हुआ है। आपको एक बड़ी बात बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों को ऐसी खबर है कि अब तो ये सत्यापित भी हो चुकी है, क्योंकि मदन मोहन झा ने अपने बयान के माध्यम से मान लिया है कि चुनाव के वक्त टूट जो होती है वो हर पार्टी में होती है, हर पार्टी को झेलना पड़ता है। कांग्रेस कोई ऐसी अकेली पार्टी नहीं होगी जिसके लोग टूट के या विधायक टूट कर जाएंगे किसी और में। राजद के लोग भी टूट कर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से लोग टूट कर आ रहे हैं, भाजपा में एक बड़ी टूट होने वाली है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस के कई विधायकों के साथ संपर्क में हैं नीतीश कुमार के तत्कालीन हनुमान अशोक चौधरी, जो कि उस समय अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के जब ये विधायक बने थे। वो सभी मैंने आपको बता दिया है, उसमें बहुत कुछ जानने लायक नहीं है। लेकिन इन कहीं ना कहीं जो 26 विधायक बचे हुए हैं कांग्रेस के, 27 थे, एक जो कांग्रेस के विधायक थे वो एमपी बन गए हैं और वो सीट बाद में उपचुनाव में कांग्रेस हार गई और वो सीट निकल गई यहाँ से, इसलिए अब 26 विधायक बचे हैं। 26 में से कम 12 से 13 विधायक ऐसे हैं जिनको उंगली पर गिनने पर आपको पता चलेगा कि ये नीतीश कुमार के संपर्क में चल रहे हैं। इसके अलावा कई विधायक हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि समीकरण फाइनल बने तो वो तय करे कि वो किस तरफ लड़ेंगे। यानी कि 15-16 विधायक ऐसे हैं जो कि
इस इंतजार में है कि कब परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हो और वो उस हिसाब से डिसीजन ले, या तो पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी में रहने के लिए भी उन्हें टिकट की गारंटी चाहिए। चलिए, तो ये एक बड़ा टूट हो सकता है कांग्रेस में, और इस पर राहुल गांधी की नज़र है। राहुल गांधी ने लगातार इन सभी बातों पर इन सभी मुद्दों पर बातचीत की। डिजिटल जो कहीं ना कहीं कैंपेन कहा जा सकता है वो भी कांग्रेस का शुरू हो गया है। आज से सदस्यता, जो आप कांग्रेस के अगर आप समर्थक हैं तो आप ऑनलाइन भी बिहार कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं, ये शुरू कर दिया गया है। इन सभी के माध्यम से मुख्य जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कहीं ना कहीं कारण था वो था बिहार के कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी। महागठबंधन के इस विवाद पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आला कमान क्या चाहता है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। कल जब सोनिया गांधी के मार्फत से ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं मृत्युंजय तिवारी जो कि प्रवक्ता हैं राजद के, उन्होंने ये कह दिया कि सोनिया गांधी खुद ही तेजस्वी यादव को मान चुकी हैं सीएम कैंडिडेट, बस घोषणा बाकी है। ऐसी परिस्थिति में कोई विवाद नहीं है, और जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी मान रही है तो बाकी दलों को मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी विवाद पर अब राहुल गांधी ने अपना पक्ष रख दिया है अपने बिहार कांग्रेस के सारे प्रभारियों, अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इनको, और साथ ही साथ एक टास्क दे दिया है। टास्क क्या दिया है ये जान लीजिए। अब इसे आप टास्क कहिए या आप इसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी का अल्टीमेटम। राहुल गांधी ने अल्टीमेटम जैसा ही कुछ दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगस्त के माह तक, यानी जून जुलाई अगस्त, जुलाई चल रहा है, अगस्त आने वाला है, अगस्त के पहले हफ्ते तक बिहार में महागठबंधन का फाइनल स्वरूप कैसा होना चाहिए ये कांग्रेस के नेता तय करके, पूरी तरीके से तय करके, बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, इन सभी को ये दिया गया है टास्क, ये तय करके बताएं कि आखिर महागठबंधन में कौन कौन से दल हैं, कौन कौन से दल होने चाहिए और इनका मांग क्या है ये बताइए। ये सारी बातें फीडबैक के तौर पर राहुल गांधी को दी जाएंगी, और राहुल गांधी इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ, राबड़ी देवी के साथ, लालू यादव के साथ एक मीटिंग करेंगे। अब लालू यादव से तो मुलाकात हो नहीं सकती है, तो उस परिस्थिति में हो सकता है कि राबड़ी देवी के साथ ये मीटिंग हो, लेकिन तेजस्वी मौजूद रहेंगे ऐसा बिल्कुल तय है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर महागठबंधन का प्रारूप क्या होना चाहिए। जिन दलों को तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन में साथ नहीं रखना चाहते हैं, क्यों नहीं रखना चाहते हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अंतिम बैठक होगी महागठबंधन की, जिसमें अंतिम रूप दिया जाएगा उस महागठबंधन का जो चुनाव लड़ेगी, और इसमें और क्या तय किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को ये जिम्मेदारी दी गई है इन सभी नेताओं को कि वो ऐसी सीटें 60 सीटें तय करके भेजें ऊपर, जिस पर कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ उतर सकती है चुनाव लड़ने के लिए, और उन जगहों पर जीत की संभावनाएं प्रबल होंगी। हालांकि हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐसे कई सीटों पर सर्वे शुरू कर दिया है। बिहार कांग्रेस अपना सर्वे पिछले 2 महीने से लगातार कर रही है, और उसने इस 60 को नहीं बल्कि 100 सीटों के सैंपल को पकड़ा है, और 100 सीटों पर अपनी पूरी सर्वे वो करा रही है। लेकिन 60 जब खुद ही अगर आ रहा है आला कमान की तरफ से, तब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से भी बात हो चुकी है। अगर मृत्युंजय तिवारी भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मानती हैं सोनिया गांधी, तो आप ये भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से ये बातें अंदरूनी मीटिंग की लीक आउट कर रही हैं, या नेता बोलने के दौरान जिन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल भी आ रहे हैं, और इसी वजह से ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि जब दिल्ली गए थे तेजस्वी यादव, तो वो बस दिल्ली इसी तरह से नहीं गए थे, उन्होंने मुलाकात भी की है कांग्रेस के साथ। और जब तेजस्वी इन दलों के साथ, जो बाकी दल हैं, चाहे मांझी जी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन सभी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हवाले उन्होंने छोड़ दिया है इन दलों को, कि कांग्रेस को डिसीजन लेना है, तय करना है, क्योंकि राजद अपनी सीटें कम करेगी नहीं। अब कांग्रेस के पाले में है कि कांग्रेस अपनी सीटों को कम करके, या जैसे रालोसपा के साथ बातचीत चल रही है कि रालोसपा को अपने पार्टी में विलय करा ले कांग्रेस, और उसको एकोमोडेट कर ले, यानी जो सीटें हैं कांग्रेस के पास पहले से मौजूद है, उन्हीं सीटों पर रालोसपा अपनी चुनाव लड़ ले कांग्रेस के टिकट पर। अब इन सभी समीकरणों पर अंतिम प्रयास चल रहा है। आप मान के चलिए, आप जरूर जानना चाहते होंगे मेरे से कि आखिर ये मैं बताऊं कि आपको कि अब अंतिम इसमें क्या हो सकता है। अंतिम इसमें ये हो सकता है, ये एक अंतिम महीना चल रहा है, इस जुलाई महीने में सब कुछ तय कर लेना है।
अगर महागठबंधन में जो दल बाहर से आ रहे हैं उनके लिए रास्ता बनाना है। अभी आपको, अब आप सोच रहे होंगे कौन से दल आ रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि JAM को इसमें अभी लेना है, जगह देना है। इसके अलावा इसमें और भी दल हैं जो कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस महागठबंधन का हिस्सा बनाने की बात चल रही है। मांझी जी की बात अगर हम करें तो वो ऑलरेडी तय हो चुका है कि वो इस गठबंधन में कहीं नहीं है। उन्होंने अपने गठबंधन के बदले कहीं ना कहीं NDA में स्थान भी अपना खोजना शुरू कर दिया है। उनको लेकर NDA में विवाद भी शुरू हो गया है। चिराग पासवान चाहते ही नहीं है कि मांझी जी की उधर एंट्री हो, लेकिन नीतीश जी के पास अपना कुछ प्लान है। वो चाहते हैं मांझी जी को अपने तरीके से NDA में वापस लाना। खैर उन समीकरण पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात फिलहाल महागठबंधन की कर रहे हैं। और महागठबंधन का अंतिम स्वरूप यही है कि अब तेजस्वी यादव या जगदानंद सिंह के हाथ में बात नहीं रही, अब बात पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में आ गई है। कांग्रेस अगर अपनी सीटें काट सकती है तो वो महागठबंधन के बाकी दलों को एकोमोडेट कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि वो मुकेश सहनी और कांग्रेस के साथ आगे बढ़ के चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और अब जो करना है वो कांग्रेस को करना है। तो आज का पंचनामा इतना ही था। आपने वो खबर सुन ली जो कि अब आने वाले 1 महीने में आपको दिखने वाला है। आपको ये जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक्शन प्लान है, इसके बिट्स एंड पीसेस ऑफ प्लान, छोटे छोटे प्लान्स आपको दिखेंगे। कांग्रेस की बातों में दिखेगा, कांग्रेस के नेताओं के बयान में दिखेगा। अलग अलग जो नेता दावेदारी करेंगे, अलग अलग नेता जो हिमायती बनेंगे अलग अलग पार्टियों की, ये सारी बातें आप जब जोड़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी उसके हाथ में मिल गई है। बिहार में महागठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर अभी भी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी कांग्रेस के पास है नहीं, कांग्रेस चाहती भी नहीं है। कांग्रेस के दिमाग में बस 60 सीटों का समीकरण चल रहा है। 60 सीटें मिल जाती हैं, कांग्रेस बहुत खुश होगी। अब इन्हीं 60 सीटों में कांग्रेस अगर तय कर लेती है, कांग्रेस अपना दिल इतना बड़ा कर लेती है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल बार बार कह रहे हैं कि घमंड छोड़ना पड़ेगा, अंतःकलह छोड़ना पड़ेगा, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं सभी को एक साथ चलने का मौका मिल सकता है। तो अब कुर्बानी कांग्रेस को देनी है। तेजस्वी यादव के गेम में कांग्रेस फंस चुकी है और राहुल गांधी चाहकर भी इस झमेले से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे। यानी अगस्त में सब तय हो जाना है कि कौन हिस्सा है इस महागठबंधन का और कौन नहीं है। जो हिस्सा होगा कैसे होगा हमने आपको समझा ही दिया है। तो भैया पंचनामा के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। खबरें इसी तरह से लगातार भारत लाइव पर चालू रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझसे भी मुलाकात होती रहेगी, बाबा से भी मुलाकात होती रहेगी और बाकी जो हमारे सदस्य हैं टीम के, उनसे भी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।